हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने क्या लेकर आया हूं। आज कुछ सरप्राइज है आपके लिए। हालांकि ये सरप्राइज नहीं, ये तो आपके सामने रिवील हो चुका होगा। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एमसीक्यू सेशन। आज हम लोग ढेर सारा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं अपने इस एग्जाम के इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए और उसकी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा बूस्टअप हो रही है या हो चुकी है ना। अब देखते हैं। सबसे पहले आपको आज के क्लास में कुछ रूल्स ध्यान में रखने होंगे। आज आपको क्या करना है, एकदम फोकस्ड होकर के और बोर्ड पर देखना है और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। यदि आप रीड कर लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले, मेरे से पहले जो है, आपको इसका आंसर बताना होगा। और यदि लास्ट में आपके कितने स्कोर आते हैं, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आज हम लोग लगभग 50 से 55 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और एक अच्छी एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, कभी भी एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए आपको एक बड़ा समय देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आप लोग तैयार हो? मेंटल तौर पे और फिजिकल तौर पे, दोनों तरीके से आप तैयार होने चाहिए, तभी आज का क्लास सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन ये है, सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये आपका कब से कब तक होता है? 16 से 20, 14 से 18, 39 से 45 या 12 से 18? तो अभी तक आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। ये होगा आपका 1914 से लेकर 1918। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच में लड़ा गया था? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। इसका जो जवाब होगा ये होगा मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच में लड़ा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। आपको क्वेश्चन देखने हैं और तुरंत जवाब बताना है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आप जानते हो कि ये है आपका सिद्धो और कानू। एक और आपको याद होना चाहिए कि नीलांबर पितांबर, नीलांबर पितांबर ये किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? तो नीलांबर और पितांबर जो है सो आपका खरवार विद्रोह, क्या याद रखना चाहिए? खरवार विद्रोह, इससे संबंधित है। तो आपको कुछ कुछ ये भी छोटे छोटे टर्म्स याद रखने चाहिए जो विद्रोह आपका इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया था? बताओ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? बिहार में, दक्षिण अफ्रीका में, गुजरात में या इंग्लैंड में? तो बच्चों आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का विस्तार किया, सबसे पहले वहां पे प्रयोग किया। कब? 1893, जब वो वहां पे गए हुए थे। उसके बाद भारत में यदि पूछेगा कि कहां किया तो बिहार हो जाएगा, 1917 चंपारण जिला में, है ना। याद है सबको, कहानी हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखा है। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तो बहुत इंपॉर्टेंट करके याद कर लें। ये VVI क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो कब होती है? तो ये होता है 1885। अब आपके लिए क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? किसने किया, जल्दी बताओ किसने किया? तो ये किया है A.O. ह्यूम। किसने किया है? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलो कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। कब होता है? 1905 में। चलो अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? क्वेश्चन फटाफट जवाब देना। अभी मैंने आपको बताया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। क्यों गए थे? तो वहां पर उनको एक केस मिला था, उस चीज की वकालत करने के लिए वहां गए थे। वहां पर एक्चुअली जब वो गए तो उनको ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिनको गुजराती आती हो, है ना भाषा, जिसको हिंदी आती हो और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको इंग्लिश आती हो। तो हालांकि ये इंग्लैंड में रहे थे तो इंग्लिश आती थी, हिंदुस्तान से थे हिंदी आती थी, गुजरात से थे तो गुजराती आती थी। इस वजह से उनको वहां ये केस उनको मिला। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बताओ कब लौटे? तो ये होगा आपका जनवरी 1915 को वो भारत लौटे थे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी 1915 को लौटे हैं और 1916 में जो है वो लखनऊ के अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो लखनऊ समझौता जो है ये हो जाएगा आपका 1916। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट इसका जवाब देना है आपको।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो है आपका बारदौली सत्याग्रह, बारदौली आंदोलन, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नेतृत्व में, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, हम बता देते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों का आंदोलन हुआ? बिहार के किस आंदोलन पे गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन किया था? तो वो है आपका सीतामढ़ी, चंपारण, दरभंगा या पटना। कौन सा होना चाहिए? तो आप जानते हो चंपारण जिला, जहां पर सबसे पहले 3 कठिया पद्धति जो नील प्रथा था, नील था, उसके वजह उसको लेकर के और सबसे पहले उन्होंने चंपारण जिले में सबसे पहला उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है सो बच्चों आगे रिपीट है, तो आप यहां पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। तो यहां देखेंगे गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया? अब क्वेश्चन उसी तरह का है, गांधी जी ने कहां किया था? चंपारण में। कब किया? अब क्वेश्चन है कब किया, तो आपको याद होना चाहिए ये था 1917। 1917 में उन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया था बिहार में। भारत के भी सबसे पहला जो सत्याग्रह था या सबसे पहला आंदोलन उन्होंने भारत में कहां किया? तो बिहार के चंपारण जिला में 1917, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? अब गुजरात का खेड़ा आंदोलन कब होता है? 1917, आपको याद होना चाहिए। 1917 चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918, एक साल बाद। तो 1918 में आपका होता है क्या? खेड़ा आंदोलन गुजरात में, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में रखने का जो प्रावधान था, ये किस एक्ट में था? मतलब ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें 2 साल तक आप कैदियों को रख सकते हैं बिना अपील, बिना दलील और बिना किसी वकील का कानून से कहा गया आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, और 2 साल तक केवल शक की निगाह पे आपको रखा जा सकता था? तो ये कौन सा एक्ट था? वर्नाकुलर एक्ट था, साइमन कमीशन था, रॉलेट एक्ट था, या कोई नहीं? तो आप जानते हैं ये कौन सा था? रॉलेट एक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? बच्चों ध्यान से जल्दी से बताना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पे हुआ था? तो ये हुआ था जनरल डायर। किसके आदेश पे? जनरल डायर। बच्चों एक और क्वेश्चन, जनरल डायर को बाद में किसने मारा? किस हिंदुस्तानी ने बाद में जनरल डायर को मारा? तो वो थे आपके उधम सिंह। इसके बारे में आपको याद रहना चाहिए, उधम सिंह, जिन्होंने बाद में जनरल डायर को मार दिया था, गोली मार दिया था, है ना, गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, यहां पर अगला क्वेश्चन, अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन ये आ रहा है, इससे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड करने के पीछे रीजन क्या था? वो जनरल डायर ने क्यों गोली चलाने के मतलब ऑर्डर दे दिया था? इसको जांच करने के लिए कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था हंटर समिति। कौन सा? हंटर समिति। बच्चों एक और क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहां था? ये किस जगह पे है जालियांवाला बाग हत्याकांड? सॉरी, जालियांवाला बाग कहां है? तो ये है आपका पंजाब के अमृतसर। कहां? अमृतसर। तो पंजाब के अमृतसर में जो है सो आपका जालियांवाला बाग है, वहीं पर यह हत्याकांड हुआ था, जहां जनरल डायर ने सभी हिंदुस्तानी वैसे लोग जो कि जालियांवाला बाग में बैसाखी मेला को लेकर के उपस्थित हुए थे और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए वहां पे उपस्थित हुए थे, उन पर अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। किसने? जनरल डायर ने। चलो अब अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर कहेंगे। ये किसका कथन है? किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे? तो वो कहने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था बच्चों? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? जल्दी से बताना है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये आपका शुरू होता है 1920 में। बहुत ध्यान से आपको याद रखना चाहिए, 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था? देखो, तो एक देश था तुर्की में क्या हुआ कि मुसलमानों के जो इस्लामिक धर्म के जो आध्यात्मिक गुरु, जिसे खलीफा कहा जाता था, क्या कहा जाता था? खलीफा, उनको पद से हटा दिया गया और जबरन कई सारी संधि उस पर थोप दी गई। इनका बहुत ज्यादा इंसल्ट हुआ। इस वजह से मुसलमानों के अंदर एक तरह से ऐसी भावना प्रकट हो गई कि ये हमारे खलीफा के साथ इतना ज्यादा मतलब दुस्साहस किया कि उनको पद से हटा दिया गया। इस वजह से पूरे वैश्विक लेवल पे जो है बहुत सारे इस्लामिक देशों में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है और इसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि 1920 में खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू होता है।
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो वो थे दो भाई, जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या क्या? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के नेतृत्व में जो है सो खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन किन देश के शासक के समर्थन में किया गया था? तो आपको अभी भी पढ़ाया, तुर्की, है ना, मतलब तुर्की देश के शासक के, जिसे खलीफा कहा जाता था, उनके समर्थन में जो है सो ये आंदोलन शुरू होता है। चलो अगला क्वेश्चन, तुर्की में किस आध्यात्मिक पद की समाप्ति कर दी गई थी? तो आप जानते हैं कौन सा होगा? खलीफा, जार, सम्राट या पोप? तो आप जानते हो ये कौन था? खलीफा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, यह हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट जवाब देना है। हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी। बच्चों यदि आपने हमारा क्लास अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा हिंद स्वराज ही वो ऐसी पुस्तक थी जिसमें महात्मा गांधी ने पहले ही लिखा हुआ था कि भारत में यदि अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई है तो वो भारतीयों के सहयोग से चल रही है। यदि हम उसका सहयोग करना छोड़ दें तो भारतीय सत्ता खत्म हो जाएगी। और इस वजह से यही सोच करके उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1921। याद करो, है ना। तो यही वो बुक था जिसके वजह से, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, असहयोग आंदोलन का एक न्यू बनता है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया है? देखो, एक है जिसने भारत माता की छवि को बनाया है। किसने बनाया है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको बनाया है, लेकिन चित्रित किसने किया? उसे पेंट किसने किया? तो बहुत महान पेंटर थे जिसका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इसे चित्रित किया है। तो यदि चित्रित करने की बात आएगी तो अवनींद्रनाथ टैगोर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम किससे लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये वंदे मातरम जो है ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। किससे, किसने लिखा है इसे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा है और उसी के बुक से जो है ये लिया गया है वंदे मातरम, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत भी है वंदे मातरम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, गीतांजलि। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा है? फटाक से जवाब आ जाना चाहिए। तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और बच्चों याद होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1913 में जो है इस किताब को लिखने की वजह से 1913 में इन्हें क्या मिला है? तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज। किसमें? तो लिटरेचर में मिला है। गीतांजलि पुस्तक को ही लेकर के 1913 में इन्हें क्या मिला? तो नोबेल प्राइज मिला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है? बताओ, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इसे सबसे पहले क्या कहा था? महात्मा की उपाधि दी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का पुस्तक किसने लिखा है? चलो सॉरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? तो आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, जल्दी से बताना है आपको कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन फटाफट बोलेंगे। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष होती है? मतलब अब बच्चों थोड़ी सी कहानी समझ लो। आप जानते हो कि खिलाफत आंदोलन केवल और केवल मुसलमानों को एक साथ लेकर के और चलाने वाला आंदोलन था। महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को भी इसी में मिक्स कर दिया। उसने कहा कि यदि तुम केवल खिलाफत आंदोलन चलाते हो तो इसमें केवल मुस्लिम लोग आपका सहयोग देंगे, लेकिन इसी को हम बड़े पैमाने पे करने के लिए हम इसको असहयोग का रूप देते हैं और असहयोग आंदोलन का रूप दे दिया गया और दोनों मिक्स हो गया। तो इसे शुरू किया जाता है 1921 में। 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है खिलाफत आंदोलन के साथ में। असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया? बच्चों असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ? तो ऑप्शन ये है, बड़े खतरनाक ऑप्शन है। 12 फरवरी सारा 1921, 22, 23, 24। तो आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित होता है? तो 12 फरवरी 1922 को। 21 में शुरू, 22 में खत्म। कैसे? तो अब यदि क्वेश्चन आएगा कि असहयोग आंदोलन किस घटना की वजह से बंद होती है, तो ये चौरी चौरा कांड आपने पढ़ा होगा। चौरी चौरा कहाँ है? तो यूपी के गोरखपुर से कुछ नजदीक में है चौरी चौरा, जहां पर 23 या कहीं कहीं 22 या कहीं कहीं 23 लिखा होता है। इतने सारे पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया जाता है, जिस वजह से ये हिंसात्मक रूप ले लेता है, बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता है इसमें, और महात्मा गांधी से वापस लेने के बारे में सोचते हैं। तो ये कब खत्म हुआ? 12 फरवरी 1922। चलो अगला क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से होती है? देखो क्वेश्चन आ गया वही, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से होती है? तो ये होता है आपका चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के वजह से हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? ये घटना कब हुई? तो ये होती है बच्चों, ये होती है आपका 5 फरवरी 1922 को, और ठीक 7 दिन के बाद, एक सप्ताह बाद जो है सो महात्मा गांधी इस पूरे आंदोलन को वापस ले लेती है। तो 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? तो 22 या तो 23 अलग अलग बुक पे अलग अलग लिखा है, तो इतने सारे जो पुलिसकर्मी है उसे जिंदा जला दिया जाता है। कहां? चौरी चौरा नाम के स्थान पे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? किसान के साथ में कौन असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा था? तो वो थे आपके बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र। कहां? तो अवध में, याद रखना है। अगला, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। अब ये गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? देखो यहां हमारा चाइना है और चाइना के इस तरफ आपका चीन है, सॉरी यहाँ इंडिया है और ये चीन है। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है फिजी। अंग्रेजों ने बहुत सारे हिंदुस्तानी और कई सारे जो मजदूर थे उसे उठा उठा करके फिजी आइलैंड पे ले गया और वहां पे उससे मजदूरी करवाता था, खेती करवाता था, बगान करवाता था, बगान लगाने का काम करवाता था। तो ये फिजी आइलैंड पे एक मजदूर कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू, बाबा सीतारमन, बाबा जयदेव या बाबा रामचंद्र? तो आपको याद होना चाहिए ये जो थे वो बाबा रामचंद्र थे, जो कि फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन आपको पता है 1928 में भारत आता है, लेकिन इसका विरोध क्यों था? साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका वेलकम क्यों किया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन के कारण? नहीं भाई, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यस, यही वो के रीजन है। क्या ये काला कानून? नहीं, इसमें सभी नहीं। तो याद रखिएगा इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, और ये इसलिए आ रहा था ताकि भारत का जो संविधान बनाना है उसके प्रारूप को लेकर के, उसके व्यवस्था को लेकर के जांच करने के लिए ये आयोग को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इस संविधान का क्या मतलब होगा? जिसमें भारतीय ही नहीं है उसे भारत में लागू करके क्या मिलेगा? इसीलिए इस वाली जो समिति है आपका साइमन कमीशन इसे वापस जाओ के नारे के साथ स्वागत किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कब हुआ था? आपका 1928। 1928 में जो है सो साइमन कमीशन कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। आपको पूरी कहानी आपको ऊपर समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है किस एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? अब बच्चों ये कौन सा एक्ट था जिससे जो भी बगान में, चाय बगान में काम करते हैं असम में, ऐसे ऐसे मजदूरों को बाहर अपने इच्छा अनुसार कभी भी जाने का अनुमति नहीं था, बगान छोड़ करके अपने घर वालों से मिलने जाने का अनुमति नहीं था? तो ये किस एक्ट के तहत हुआ? क्या ये रॉलेट एक्ट था, वर्नाकुलर एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, या साइमन कमीशन था? तो इसका जवाब आपको पता हो चुका होगा, यह है आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। यही वो एक्ट था जिसकी वजह से जो किसान थे या तो जो बगान मजदूर थे उन्हें अपना घर वापस जाने का अनुमति नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन, 5 मार्च, क्वेश्चन ये है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये है आपका गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी ने कहां सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान करती है? देखिए गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच में होता है? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसकी वजह से इरविन कहता है कि गांधी जी आप जो हैं सो इंग्लैंड में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाइए। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें गांधी जी अपना 11 को डिमांड, 11 मांग रखते हैं, और इन मांगों को ये कहते हैं कि ठीक है हम पूरा कर देंगे और आप जो है सो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाइए। जिसमें एक नमक कानून जो था, नमक कानून, उसको उस पर बात चल रही थी, और फिर इसके साथ साथ आप जानते हैं कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही गई थी, जो कि इसने धोखे से राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, और भगत सिंह को इसी बीच में फांसी दे दी जाती है। ये आपको पता होगा, चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। चलो आगे लिखा है कि दिसंबर 1929, क्या है? दिसंबर 1929 में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके अध्यक्षता में हुआ था? कौन वहां के अध्यक्ष थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया जाता है? पूर्ण स्वराज मतलब
पूरी तरह से जो है सो फ्रीडम जो है ये कहां पर बात की गई थी, किस अधिवेशन में बात किया गया था, तो वो लाहौर का ही अधिवेशन था जहां पर फुल फ्रीडम की बात की गई थी। अच्छा, यही वो अधिवेशन था जहां पर उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज लहराने के बारे में बात कही और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बारे में भी कहा, जहां पर 1930 के समय में उन्होंने 26 जनवरी 1930 के समय में उन्होंने सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में ही वहां पर जो है सो राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, लेकिन उस समय तिरंगा के बीच में जो है सो चरखा था। क्या था? चरखा। ये याद रखना चाहिए आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब हुआ था, तो ये आप जानते हैं 26 जनवरी 1930, पहला ही ऑप्शन सही है, तो 26 जनवरी 1930 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे? स्वराज पार्टी को किसने बनाया था? जो आईएनसी से भी जुड़े हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और उन्होंने स्वराज पार्टी भी बनाया उसके अंदर ही, तो वो थे आपके मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। कौन कौन? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? बताओ, नमक कानून को कब तोड़ा गया था? तो आपको पता है कि नमक कानून को लेकर के उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी जिसका नाम था दांडी मार्च, दांडी यात्रा, है ना, उसको उन्होंने शुरू किया। और कब ये पूरी तरह से खत्म हुआ? तो ये होता है 6 अप्रैल 1930। और शुरू कब होता है? तो 12 मार्च 1930 को ये जो है सो साबरमती, है ना, याद रखिएगा, साबरमती से चलना शुरू किया था और तटीय क्षेत्र दांडी नाम के स्थान पर आकर के और उनको नमक कानून को तोड़ना था। तो याद रखिएगा ये शुरू हुआ था 12 मार्च को और खत्म होता है कब? 6 अप्रैल को। मतलब यहाँ 12 मार्च से शुरू होता है और यहाँ 6 अप्रैल को आकर के वे पहुंच जाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होता है? देखिएगा, आपको बताए थे कि किस तरीके से जो है तो यहां से जब वो यहां पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, तो वहीं पर उनके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आती है और इतने सारे लोगों के बीच में वहीं से उन्होंने जो है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं वे, है ना। तो याद रखिएगा ये कैसे शुरू होता है? 1930 में शुरू होता है, दांडी यात्रा के दौरान ही ये शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरी यात्रा में साथ चले? बच्चों, पूरी यात्रा में साथ चले कि इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत जब शुरू हुई होगी यात्रा, उस समय से लेकर लास्ट में कितने ऐसे लोग थे जो शुरू से लेकर अंत तक साथ रहे? तो याद रखिएगा ये टोटल 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 लोग थे। जो यात्रा शुरुआत के समय में वो 78 लोग से शुरू हुआ था, लेकिन आते 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 दांडी नाम के स्थान पे आते आते कई लोगों की भीड़ हो जाती है, हजारों लोग उसके साथ हो जाते हैं। और हर दिन ये कहा जाता है कि ये 24 दिन की यात्रा रही और हर दिन जो है तो ये 10 मील चलते थे। इस तरह से टोटल 240 मील की यात्रा वे पैदल पूरा करते हैं और हर दिन 10 मील चलते थे और जाकर के जहां ठहरते थे वहां हजारों लोग उसको सुनने के लिए आते थे और सुनने के बाद अगले दिन जो है वो उसी यात्रा में पार्टिसिपेट कर लिया करते थे। इस तरह से दांडी नाम के स्थान पे जब नमक कानून को तोड़ा गया तो एक बहुत बड़ी भीड़ महात्मा गांधी के सामने नजर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम से, क्वेश्चन है साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की? बच्चों ये किलोमीटर है, कहीं कहीं मील में भी लिखा रहता है, तो ये है आपका 240। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है पीछे, है ना। गांधी इरविन समझौता जो है ये कब होता है? तो 5 मार्च 1931। किनके किनके बीच में? गांधी और इरविन के बीच में। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बताइए, सीमांत गांधी का उपनाम किसे दिया गया है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये है आपके अब्दुल गफ्फार खान, है ना। अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्हें सीमांत गांधी का उप टाइटल मतलब टाइटल दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन, 1930 में दलितों के लिए दमित वर्ग एसोसिएशन, दमित वर्ग एसोसिएशन का संगठन किसने किया? मतलब किसके देखरेख में ये कमेटी बनती है? तो ये है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में जो है सो दमित वर्ग एसोसिएशन बनाया जाता है। गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में उन्होंने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखो गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं? एक होता है 1929 से लेकर के 1930 पहला फर्स्ट, है ना। उसके बाद एक होता है 31 में सेकेंड वाला, उसके बाद होता है एक होता है 32 में और ये थर्ड। इस तरह से 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको जानना है। 1929 से 1930 वाला जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी नहीं गए थे लेकिन बी आर अम्बेडकर गए थे। इसमें गांधी जी गए थे और बी आर अम्बेडकर भी गए थे। इसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे लेकिन बी आर अम्बेडकर गए थे, है ना। मतलब ये तीनों में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
1932 ईस्वी में पूना पैक्ट या पूना समझौता ये किनके बीच में होता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन से होकर के कौन आए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनके आने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये वो कह रहे थे कि हम दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते हैं। जबकि गांधी जी का कहना था कि तुम निर्वाचन क्षेत्र मत लो, तुम्हें क्या दे दिया जाएगा? आरक्षण दे दिया जाएगा। तुम आरक्षण ले लो लेकिन अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं मांगो, क्योंकि इससे देश विभाजित हो जाएगा, है ना। दलित जो है सो अभी दलितों के लिए तुम अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगोगे, अलग इलाका मांगोगे, आगे चल के कुछ और अलग भाषा लोग, अलग अलग वर्ण, अलग जाति, अलग धर्म के लोग भी अलग अलग मांगना शुरू कर देंगे और इस तरीके से देश टूट जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि लोगों को आरक्षण दिया जाए बल्कि अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाए। तो ये जो आपको पूना पैक्ट नजर आता है ये किनके बीच में होता है? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1906 में। 1906 में हुआ था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ चलने वाली एक ऐसा समझ लीजिए कि एक संगठन था जिसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उनके हितों को लेकर के ये अच्छा काम कर सकता है, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया गया था। जिसके बाद में जाकर के शायद 1916 में जो है सो आपका मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? अली जिन्ना उसके अध्यक्ष बनते हैं। और आप जानते हैं कि इन्हीं के जिद के वजह से जो है सो पाकिस्तान जैसा एक अलग विभाजित देश बन जाता है हमारे देश से टूटकर, और अली जिन्ना जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनते हैं और इन्हीं के देखरेख में पाकिस्तान बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस देश से शुरू किया गया बच्चों? सॉरी, कहां से शुरू किया गया? तो ये बंबई से शुरू किया गया, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा। लिखा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया है। लास्ट में जब वो क्या शुरू कर चुके थे, तो सब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है? तो बच्चों याद रखना, बहुत सारी महिलाओं का भी नाम आता है, इसमें सरोजिनी नायडू तो थी है ना, हालांकि वो इसमें नहीं, बहुत सारे आंदोलन में उसने पार्टिसिपेट किया है स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन इसमें यदि हम बात करें तो अरुणा आसफ अली, ये कनकलता बरुआ और एक रमा देवी, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, ये सभी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। और बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? किसने सबसे पहले उसको राष्ट्रपति किया? आपको ऊपर पढ़ाया कि महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले कौन थे? गांधी जी को महात्मा कहने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इन्हें राष्ट्रपिता कह के पुकारने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वही जिनकी अपनी एक कमेटी थी आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, ये इस फौज को बना करके और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, है कि नहीं? आपको ये सब याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आज जो है सो हम लोगों ने टोटल 56 क्वेश्चंस खत्म किए और यहाँ पर आपका ये जो सीरीज है आपका ये कंप्लीट होता है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस सीरीज को कंप्लीट किया है। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितना भी स्कोर आपका आ रहा है अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप कितना सही जवाब दे पाएं और आपकी स्थिति कितनी है ये आपको बताना होगा। 56 आउट ऑफ में आप कितना ला पाए हैं ये आप जरूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितना अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और ये ऐसे सेशन जो हैं वो आपकी तैयारी को और ज्यादा बूस्टअप करता है। और यदि आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए तो आप अपने बोर्ड्स में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत ही इंजॉयफुल लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही सेशंस को हम लाते रहेंगे और अब धीरे धीरे एमसीक्यूज के बहुत सारे सेशंस आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, स्कोर को जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, और यदि सेशन आपको बहुत अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि जैसे ही नया एपिसोड आपके सामने आए आप उसे सबसे पहले प्राप्त कर लें, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए शानदार वीडियो के साथ, एक नए बेहतरीन तैयारी करने वाले एक वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।